Hello everyone. So today we will discuss about income and residence status. In our previous video we had discussed about income tax और आज हम क्या करेंगे इनकम और रेजिडेंस स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकम क्या होता है कि जो भी आपका टैक्स लगता है वो आपकी इनकम के ऊपर ही लगता है। तो टैक्स लगाने से पहले आपको अपनी इनकम को कैलकुलेट करना होता है और इनकम को कैलकुलेट करने के लिए अब आप इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकोगे जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं। तो इनकम का हम स्टडी करेंगे कि इनकम टैक्स के लिए हम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। एंड रेजिडेंस स्टेटस मतलब कि जो भी आप पे इनकम टैक्स लगता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं है सब पे जो इनकम टैक्स है वो सेम लगता है, किसी पे नहीं भी लगता। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? रेजिडेंस पे, यानी कि उनका रेजिडेंस स्टेटस कैसा है। वो एनआरआई है यानी कि नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, उनकी उस चीज़ पे बेस करता है कि हमारे जो इनकम टैक्स है वो उन पे कितना लगेगा, किस चीज़ पे लगेगा या नहीं लगेगा। सो वही आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीनिंग ऑफ इनकम, पहले इनकम डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि अगर आपको इनकम टैक्स लगाना है तो उसके लिए आपके पास इनकम होनी चाहिए। जब आप इनकम को कैलकुलेट कर लेते हो उसके बाद ही आप इनकम टैक्स लगा सकते हो। विदाउट कैलकुलेशन ऑफ इनकम हम क्या है, इनकम टैक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको इनकम टैक्स लगाना है तो उससे पहले आपको प्रॉपरली इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस टर्म हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट except that it state as to what is included in income। कि इनकम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी कि हम कभी ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एक प्रॉपर चीज़ इनकम है। जैसे हम अर्निंग को इनकम बोल देते हैं, लेकिन हर अर्निंग जो है वो इनकम नहीं होती। अगर हमें किसी भी टाइप से पैसे मिल रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी इनकम है। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कुछ हेड्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हमारी इनकम में इंक्लूड होंगी और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। सच एज इनकम इंक्लूड, हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि इनकम क्या क्या इंक्लूड करती है। यानी कि जब भी हम इंक्लूड करें, अपनी इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हम उसमें ऐड कर देंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, गेन होता है, अब आप अपना एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपने जो मशीनरी वगैरह का आपका बिजनेस है, आपका एक महीने का अगर 10,000 20,000 प्रॉफिट है तो वो आपकी इनकम है, जो आपकी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आया है। आप जिसमें काम कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने कोई सेल की है उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो किसके अंदर आता है, आपकी इनकम के अंदर आता है। डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिसीव होता है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो सकते हो या इक्विटी शेयर होल्डर्स, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको डिविडेंड को क्या मिलता है, मीन्स उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि शेयर होल्डर्स की अर्निंग क्या होती है, डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड, जितने भी शेयर होल्डर्स को जितना भी डिविडेंड मिलता है वो हम इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, आप एक होटल में काम करते हो, वहां पे आप जो वेटर का काम कर रहे हो, तो उसके बाद कई लोग आपको टिप देते हैं, तो वो क्या है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। वो भी क्या है, आपका इनकम है, क्योंकि वो आपकी जो मेन सोर्स है, मेन वर्किंग है, जो आपके मेन ऑपरेशन एंड फंक्शनैबिलिटी है उसके साथ आया है। तो वो जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो भी हम इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। अलावेंसेज, यानी कि आपको अलावेंसेज मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलावेंसेज है। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको सैलरी के साथ अगर जो अलावेंसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी आपके किसके अंदर आते हैं, इनकम के अंदर आते हैं। ये सिर्फ हम क्या डिस्कस करें कि इनकम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है, क्योंकि हमारे एक्ट में ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी। जो अर्निंग्स हमें होती हैं यूजुअली वो ऑलमोस्ट इनकम में आ जाती हैं, लेकिन इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें ये चीज़ें इनकम में इंक्लूड नहीं करनी है। जैसे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, गेन्स हो रहे हैं, वो भी आपकी इनकम है। एनी विनिंग ऑफ लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल, यानी कि आपने कोई लॉटरी ली है या फिर कुछ भी आपने ऐसे जीत लिया है, मीन्स आपने कहीं पे पैसे लगाए थे, हॉर्स रेस है वगैरह, इसमें आपने अपने जैसे हॉर्स रेस में आपने पार्टिसिपेट किया था और आप जीत गए तो वो भी आपकी इनकम होगी, उससे जितने आपको पैसे मिलेंगे। आपने लॉटरी ली थी, वो आप जीत गए तो वो पैसे भी किसके अंदर आ जाते हैं, इनकम के अंदर आ जाते हैं। अब हम इनकम क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम उस पर इनकम टैक्स लगा सकें। इसका मतलब है ये जो हमने सारी चीजें की हैं, जैसे प्रॉफिट है, डिविडेंड है, अलावेंसेस है, इन सब पे क्या है, ये सारी इनकम है, यानी कि इन सब पे इनकम टैक्स लगेगा।
कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर इशूइंग शेयर्स, यानी कि शेयर को इशू करने पे जो कंसिडरेशन रिसीव होता है, जो हम इशू करते हैं उसके बाद जो हमें पैसा मिलता है सब्सक्राइबर से, उसको भी हम इनकम बोलते हैं। और बेसिकली इनकम हैव 5 हेड्स। ये जस्ट क्या थे, एग्जांपल्स थे कि इनकम क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है। जो बेसिक 5 हेड हमारे इनकम टैक्स के जो एक्ट है उसमें गिवन है, वो 5 हेड क्या है। इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी के रूप में, सैलरी की फॉर्म में जितनी भी इनकम हमें मिलती है वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाती है। यानी कि जो भी आपको अर्निंग एज अ सैलरी हो रही है, वेजेस भी इसके अंदर आ जाती हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है। तो ये सब जो एज अ सैलरी की फॉर्म में आपको मिल रही है, यानी कि मंथली भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो आपकी क्या होगी, इनकम। तो पहला हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी आप डीलिंग कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन की डीलिंग कर रहे हो, सो उससे जो आपको इनकम होती है वो किस में आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि आप कोई प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ये क्या होते हैं, प्रोफेशन होते हैं। या फिर अपना खुद का आप बिजनेस कर रहे हो, तो चाहे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा हो या फिर हमारे प्रोफेशन से, वो भी हमारी क्या है, इनकम है। कैपिटल गेन्स, यानी कि जो हमें कैपिटल गेन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो हमारे रेगुलर नहीं होते, जैसे आपकी कोई लैंड थी, आपने उसे सेल कर दिया। अब लैंड आप रोज रोज तो सेल नहीं करते ना, जमीन आप ऐसा तो है नहीं रोज सेल ही करते रहते हो, वो आपका बिजनेस है तो वो अलग डीलिंग है, लेकिन आप अपनी ही जमीन को बार बार तो सेल नहीं करते। तो उससे जो सेल किया तब आपके पास जो कैपिटल, यानी कि लार्ज अमाउंट में आपके पास मनी आया है, वो भी क्या है, आपकी इनकम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो बाकी के ऊपर के 4 हेड में नहीं आई जो अर्निंग होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं ये हमने देख लिया। और इनकम में अब हम कैसे, क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं, एक तरीके से हम क्या चीजें इंक्लूड नहीं करते, उन चीजों का भी हमें पता चल जाएगा जब हम इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे। व्हेन वी कंप्यूट इनकम टैक्स एज इट चार्ज ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, सो दैट वी इंक्लूड ऑल द इनकम विच कम अंडर दीज हेड। कि इनकम टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें इनकम को कंप्यूट करना होता है। और इनकम हम कैसे कंप्यूट करते हैं, इन 5 हेड जो हैं, ये जो हमने अभी हेड डिस्कस किए हैं, ये जो 5 हेड हैं इनको हम कैलकुलेट करते हैं, इनकी इनकम्स को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर सारी इनकम को कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि सैलरी वेजेस की फॉर्म में, यानी कि आप कहीं एम्प्लॉयड हो तो वो इसके अंदर आ जाएगा, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से मिल रही है तो वो इसके अंदर, आपके बिजनेस प्रोफेशन से आ रही है तो ये, कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो इसमें, और उसके अलावा जो हो जाती है वो इनकम इसमें आ जाती है। सो हमारे इन 5 हेड की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स को लगाने के लिए। सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इनकम, कि इनकम के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, सच एज इट शुड बी फॉर्म अ डेफिनेट सोर्स, यानी कि जो भी आपकी इनकम हो एक प्रॉपर सोर्स से होनी चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए कि ये कहाँ से आई है हमें पता हो, एक डेफिनेट सोर्स होनी चाहिए कि यहाँ से हमें इनकम मिल रही है। वो तो ये एक इनकम का रूल है कि इनकम एक डेफिनेट सोर्स से होनी चाहिए। इनकम कैन बी लीगल और इलीगल, कि आपका जो इनकम टैक्स है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीगल इनकम पे ही लगता है, अगर आपने वो लीगली अर्न की है तो भी वो इनकम होगी, इलीगली भी आपकी कोई अर्निंग हुई है तो भी वो इनकम के अंडर आएगी और उस पे भी टैक्स लगेगा। तो इलीगल या लीगल अर्निंग कुछ भी हो, उन दोनों पे क्या है, टैक्स लगता है। इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, कि इनकम जो है वो आउटसाइड से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो, आपका एक बिजनेस है, आपने खुद ने ही 5 लोगों ने, आपकी फैमिली के 5 लोगों ने पैसे डाले और उसी में आपको थोड़ा प्रॉफिट हो गया, वो आपकी इनकम नहीं है। जब वो बाहर से आती है, यानी कि जो आपकी ओन है, नोन है, जो आप काम कर रहे हो उसके बाहर से जब आप कुछ अर्न करते हो तभी वो क्या होगी, इनकम होगी। सो इनकम हमेशा क्या होनी चाहिए, जो आउटसाइड से मिली होगी उसी चीज को हम इनकम में इंक्लूड करते हैं, इनसाइड को हम क्या है, इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और लीगल और इलीगल दोनों अर्निंग को क्या करते हैं, हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। इट कैन बी लंप सम्प और पीरियोडिक, कि ऐसा कुछ नहीं है कि इनकम पीरियोडिक ही होती है, जैसे सैलरी आपको पर मंथ मिल रही है तो वो इनकम है, लेकिन आपको 1 साल में कुछ मिल गया तो इसका मतलब वो क्या है, इनकम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको लंप सम्प यानी कि इकट्ठी अगर कोई पेमेंट मिल रही है तो भी वो इनकम है, और आपको पीरियोडिकली मिल रही है तो भी वो पेमेंट जो है इनकम है। नॉट नेसेसरी रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, इट कैन बी मनी इक्विवेलेंट, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकम सिर्फ मनी की फॉर्म में ही हो, नियर मनी या फिर जो मनी इक्विवेलेंट यानी कि जिसको मनी में जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल चेक है, आप उसको करवा सकते हो, चेक तभी मनी में कन्वर्ट करा सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, वो मनी इक्विवेलेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हमारी इनकम सिर्फ मनी की फॉर्म में ही हो।
इट कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, कि हमारी जो इनकम है वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। कि आप किसी जॉब में हो जहाँ पे आप टेम्परेरी हो, ऐसा जरूर आपको परमानेंट जॉब वहाँ मिली नहीं, अभी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो वहाँ से आप कुछ अर्न कर रहे हो तो भी वो आपकी इनकम में इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं है कि उसको हम इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। If an accessory has earned and income but not actually received, it will be treated as income because he is entitled to receive it। यानी कि एक पर्सन है, उसने इनकम के लिए काम कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं अपना सर्विसेज देनी थी, आपने वो सर्विसेज दे दी, लेकिन अभी आपको उसके रिटर्न में पैसे नहीं मिले हैं, आपकी इनकम अभी एक्रूड है, मतलब अभी उसने आपको पे नहीं किया है, लेकिन कभी तो पे करेगा, तो उसको भी हम इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो आप एंटाइटल हो उसे रिसीव करने के लिए। इसलिए जो भी चीजें एक्रूड इनकम भी हमारी इनकम के अंदर कैलकुलेट होती है। डिस्प्यूट इनकम, यानी कि डिस्प्यूट इनकम यानी कि जिसका अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है, ये स्प्लैश चल रहा है कि वो किसकी इनकम है, यानी कि दो लोगों के बीच में ये फाइट है, ये बैटल है कि ये आपकी इनकम है या मेरी इनकम है। तो एट प्रेजेंट वो जिसके पास होगी उसकी इनकम में हम उसे इंक्लूड कर देंगे और उस पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। इनकम में भी प्लस और माइनस, माइनस इनकम मीन्स लॉस और लॉसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्म इनकम, यानी कि इनकम प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी पॉजिटिव अर्निंग ही इनकम है, नेगेटिव को भी हम इनकम बोलते हैं और वो हमारी क्या होती है, माइनस इनकम होती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इनकम क्या है, उसके मेन 5 हेड कौन से होते हैं और इनकम में हम क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, वो लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, और क्या चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन जो इनकम है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने जैसे किसी गौशाला में डोनेट करने के लिए दिया है, या फिर जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने जो हस्बैंड की पॉकेट से कुछ रख लेती हैं पैसे, तो उसको हम क्या है इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो चीजें इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। अदरवाइज ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं इनके अकॉर्डिंग इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम करेंगे रेजिडेंस स्टेटस। हमने इनकम कर लिया, अब इसके बेस पे हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं और देन इनकम टैक्स लगाते हैं। सो इनकम में हमने क्या क्या किया, मीनिंग ऑफ इनकम, फिर कुछ एग्जांपल्स कि हम इनकम में क्या इंक्लूड कर लेते हैं, बेसिक जो इंपॉर्टेंट 5 हेड्स है जिसकी इनकम कैलकुलेट की जाती है वो डिस्कस किए, और जो रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इनकम की, वो डेफिनेट सोर्स से होनी चाहिए कि कब वो इनकम कंसिडर की जाएगी, क्या 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 चीजें उसके लिए होती हैं, वो हमने किया है। अब हम करेंगे रेजिडेंस स्टेटस। रेजिडेंस स्टेटस क्या होता है कि आप उस कंट्री के रेजिडेंस हो भी या नहीं, आपका स्टेटस क्या है, आप एनआरआई हो, आप एनओआर हो, या फिर आप रेजिडेंस स्टेटस क्या है। An assessee earn his income in India or outside India or at both the places. Which income is assessable in India depend on the residential status of assessee. अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक कंट्री में, यानी कि सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहे, वो किसी और कंट्री में भी काम कर रहे हैं, उन्हें इंडिया में भी अर्निंग हो रही है, उन्हें अमेरिका में भी अर्निंग हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि इंडिया में उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, अब हम कितनी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके रेजिडेंस स्टेटस के बेस पे, यानी कि उसका इंडिया का रेजिडेंस स्टेटस क्या है। वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और हमारा लास्ट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द रेजिडेंस स्टेटस ऑफ अ पर्सन, यानी कि इनकम टैक्स हम किसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं कि उस पर्सन का रेजिडेंट स्टेटस क्या है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंट स्टेटस की हमारे 3 टाइप के रेजिडेंट स्टेटस होते हैं, ऑर्डिनरली रेजिडेंट स्टेटस, नॉन ऑर्डिनरली एंड नॉन रेजिडेंट। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हमारे एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो कैसे उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे कि वो रेजिडेंट है, एनओआर है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। द रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रूल स्टेटेड अंडर, कि जो हमारी कंडीशंस होती हैं अगर वो उस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है या एनओआर है। सो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट रेजिडेंट, यानी कि एक रेजिडेंट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। एन इंडिविजुअल इज deemed to be resident in India if he satisfy any of the basic condition and both additional condition। अब conditions देखो, अगर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को इंडिया का रेजिडेंट होना है तो उसे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं, एक तो एडिशनल
और एक हमारी बेसिक, यानी कि हमारी कंडीशन कितनी टाइप की हो गई, 2 टाइप की, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। ये भी 2 होती हैं और ये भी 2 होती हैं, लेकिन इनमें चेंज क्या है कि ये तो हमें दोनों सेटिस्फाई करनी होंगी। बेसिक में से अगर हम एक भी कर रहे हैं तो भी क्या है, हम रेजिडेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंडीशंस 2 टाइप की होती हैं, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन हमें दोनों फुलफिल करनी होती है और एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन, बेसिक कोई एक फुलफिल कर दे, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कंसिडर किए जाते हैं, रेजिडेंट कंसिडर किए जाते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर। कि अगर आपको ये देखना है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर आपको चाहिए कि आप इंडिया के रेजिडेंट बनो तो आपको पिछले साल कम से कम 182 डेज इंडिया में बिताने हुए होने चाहिए, यानी कि पिछले साल आप इंडिया में कम से कम 182 डेज रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, हमने किया था कि बेसिक में कितनी कंडीशन है, हमारी 2 कंडीशन है। फर्स्ट तो ये है कि वो 182 डेज इंडिया में रहा हो पिछले साल। अगर वो पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिक का क्या है, मेन पॉइंट यही है कि बेसिक में क्या हमें एक छूट मिलती है कि हम एनी वन, कोई एक फुलफिल कर दें। फॉर एग्जांपल कि हम ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, पिछले साल हम 182 डेज नहीं रहे, तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या होती है, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। ही हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल को अगर हम छोड़ दें, उससे पहले के जो 4 साल हैं, अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हम जो करंट ईयर है वो हमारा हम लेके चलते हैं जो 21-22 है, तो इससे पिछला क्या था, यानी कि 2021 था। अब प्रीवियस ईयर को छोड़ देंगे, प्रीवियस ईयर के अलावा जो भी हमारे पिछले 4 साल हैं उनमें वो कितने दिन, कम से कम 365 डेज कहाँ रहा हो, इंडिया में। अब 2021 से पहले 4 साल कौन से होंगे, 19-20, 18-19, 17-18 एंड 16-17। ये जो हमारे फाइनेंशियल ईयर थे, इन 4 साल में कम से कम 365 डेज अगर वो इंडिया में रहा है तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। सो हम क्या लेके चले थे कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारी सेकंड फुलफिल होनी चाहिए। अब सेकंड का फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया कि वो पिछले 4 साल में, यानी कि पिछले साल को छोड़ के उससे जो पहले के 4 साल हैं उसमें कितने दिन रहा हो, 365 डेज रहा हो, और पिछले साल में कितने रहा हो, 60। अब पहले क्या थी हमारे कि पिछले साल में 182 डेज रहा हो, लेकिन अगर वो 182 डेज नहीं है तो कम से कम 60 डेज तो हो। अगर वो 60 डेज भी नहीं है तो इसका मतलब वो कभी रेजिडेंट बन नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है। और अगर आप रेजिडेंट बनना चाहते हो तो इनमें से कम एक तो फुलफिल होनी ही होनी चाहिए। If he sent to outside India for the employment purpose and he is an Indian citizen, then he must live in India for at least 182 days। कि अगर सेकंड जो कंडीशन हमारी क्या है, सेकंड का सेकंड पार्ट, कि हम 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहे हों, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि ये कहाँ अप्लाई नहीं होता कि मान लो आप जो हो, आप अमेरिका में काम करते हो, अमेरिका में आप एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे, आपकी कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको वहां भेज दिया था, और आप क्या हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में ही आपकी ब्रोटअप हुए, ये सब यही हुआ है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको दोबारा 182 डेज ही रहना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हुए हो। और अगर आप इंडियन ओरिजिन हो तो भी आपको फर्स्ट ही फुलफिल करनी पड़ेगी। इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली इंडिया में रह रही है और आप वहां काम कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे 182 डेज रहना पड़ेगा। अगर इन 2 पर्पस के अलावा आप फॉरेन जा रहे हो, यानी कि आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा रहे, आपकी कंपनी ने आपको नहीं भेजा और आप इंडियन ओरिजिन नहीं हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, 60 डेज रह सकते हो। ये अभी देखने में हार्ड लग रहा होगा और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, सिर्फ बेसिक कंडीशंस को और एडिशनल कंडीशंस को, तो आपकी आगे वाली सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक बार मैं बेसिक कंडीशन को फिर से रिपीट करती हूँ कि बेसिक में हमारी क्या होती हैं, 2 कंडीशंस होती हैं, हमें इनमें से एनी वन को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो तो सिंपल सी है कि हम क्या 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहे हों, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले साल
साल हम ऑलमोस्ट बाहर ही थे, इसलिए 182 डेज हम नहीं रहे, तो हमें फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्योंकि एनी वन तो फुलफिल करनी ही है ना। अगर हम फर्स्ट फुलफिल नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली हमें सेकंड फुलफिल करनी पड़ेगी। अब सेकंड के अंदर 2 पॉइंट हैं कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहे हो और उससे पहले के जो 4 साल है उनमें 365 डेज रहे हो। सिंपल सी बात है, यानी कि प्रीवियस ईयर में 182 की जगह कितने दिन, 60 दिन का आपको मौका मिल गया कि 60 दिन रहे हो तब भी आप बन सकते हो, लेकिन उससे पहले के जो 4 साल हैं उनमें फिर आपको 365 डेज रहा होना चाहिए। और ये जो 60 दिन वाली जो ऑप्शन है ये कहाँ अवेलेबल नहीं होता, कि अगर आप अब्रॉड गए हो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से और अगर आप इंडियन ओरिजिन हो तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक कंडीशंस क्या है। आगे जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। बस ये याद रखो कि बेसिक एनी वन फुलफिल करनी होती है और 2 कंडीशंस होती हैं। अब हमारी एडिशनल कंडीशन, अब हमने मीनिंग में ही किया था कि रेजिडेंट अगर हमें बनना है तो बेसिक तो कोई एक फुलफिल करो, और एनी वन मीन्स एडिशनल में क्या है, बोथ रिक्वायर्ड। ये जब दोनों फुलफिल होंगी तभी हम क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं रेजिडेंट। ये इजी है कि हमारी क्या होनी चाहिए, रेजिडेंट बनने के लिए दोनों फुलफिल होनी चाहिए। एक तो क्या है, ही मस्ट लिव इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग इन द प्रीवियस ईयर। जो हमने प्रीवियस, अब हमारा करंट ईयर क्या है, लेके चलते हैं हम 21-22, तो यानी प्रीवियस ईयर हमारा क्या था 2021। इन 2 ईयर को छोड़ के पिछले जो कितने 10 साल हैं उनमें से कम 2 साल वो इंडिया में रहा हो। यानी कि हमें जो पिछले साल के अलावा जो पहले के 10 साल हैं उनमें कम से कम 2 साल रहा हो। अब वो इतना तो वो फुलफिल हो ही जाता है ऑलमोस्ट, तो अगर 10 साल में वो 2 साल इंडिया में रहा है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और दूसरी क्या है, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर्स। यानी कि इसको भी अब हम इंक्लूड करेंगे। हमारा जो असेसमेंट ईयर है जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पहले के जो 7 साल हैं उसमें वो क्या रहा हो, इंडिया में रहा हो। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया है, हमने लिख लिए हैं 10 साल लिख लिए हैं। हमारा जो करंट ईयर क्या है वो ये है, ठीक है। और उससे पहले के हमने 10 साल लिख लिए हैं कि 2021, 22 से पहले क्या था 2021, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, ये हमारे क्या थे, फाइनेंशियल ईयर थे। तो फर्स्ट हमारी एडिशनल क्या है, ही मस्ट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि इसको छोड़ के इन 2 को छोड़ दो आप, क्योंकि ये वाला ईयर भी नहीं लेना और प्रीवियस भी नहीं लेना। इससे पहले के जो 10 ईयर्स हैं, यानी कि इन सारे ईयर्स में जो बाकी ईयर्स गिवन है इनमें वो इंडिया में कितने दिन रहा हो, कम से कम 2 साल रहा हो। ये तो हमारी क्या हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। यानी कि इन्होंने प्रीवियस ईयर को एक्सक्लूड नहीं किया, यानी कि अब 730 डेज 7 ईयर्स। अब ये हमारा असेसमेंट ईयर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 2014-15 से लेकर 2020-21 तक वो कम से कम 730 डेज इंडिया में रहा हो। ये हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के जो 10 साल हैं उनमें कम से कम 2 साल रहा हो और जो पिछले 7 साल हैं उनमें 730 डेज रहा हो। अगर आपको बेसिक और एडिशनल कंडीशन क्लियर हो गई तो मीन्स आपका आगे का सारा काम हो गया। बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन में फिर से रिवाइज करती हूँ कि अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो आपको बेसिक में से कोई एक और एडिशनल दोनों फुलफिल करनी जरूरी है। और बेसिक हमारी क्या थी कि या तो वो पिछले साल इंडिया में 182 डेज रहा हो। अगर वो 182 डेज नहीं रहा तो फिर हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड में क्या है कि पिछले साल को छोड़ के उससे पहले के जो 4 साल हैं उनमें 365 डेज और पिछले साल में 60 दिन रहा हो, जिसकी 2 एक्सेप्शंस थी। अब उसके बाद एडिशनल में क्या है, एक तो सेकंड एडिशनल है कि हम पिछले 7 साल में यहाँ पे कितने दिन रहे हो, 730 दिन रहे हो और पिछले साल को छोड़ के उससे पहले के जो 10 साल हैं उसमें कम से कम 2 ईयर्स हम क्या है यहाँ रहे हों। ये सब अगर ये दोनों चीजें फुलफिल होती हैं, यानी कि एडिशनल दोनों भी फुलफिल हो रही है और एक बेसिक फुलफिल हो रही है, तो हम क्या है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं।
अब सेकंड हमारा जो रेजिडेंट क्या था वो है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसका मतलब क्या होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल विच सेटिस्फाई ओनली बेसिक कंडीशन बट नॉट सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन, कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि हमारी जो एडिशनल कंडीशंस थी उन्हें वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो हमारी एडिशनल है वो दोनों सेटिस्फाई करनी जरूरी थी, अगर वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या सिर्फ किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्योंकि बोथ रिक्वायर्ड है, तो अगर एक को भी सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो हमारा रेजिडेंट नहीं है। एक ऐसा पर्सन जिसने बेसिक तो सेटिस्फाई कर दी, मान लो कि वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में इंडिया था, इसका मतलब बेसिक तो उसकी सेटिस्फाई होगी, लेकिन एडिशनल उसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि 730 दिन वो नहीं था पिछले 7 साल में, इसका मतलब वो क्या है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसका सिंपल मतलब ये है कि जो एक सिर्फ बेसिक को सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशनल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो पर्सन क्या बन जाता है, NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिर्फ किसे सेटिस्फाई करेगा, बेसिक को। और नॉन रेजिडेंट यानी कि जो हमारी थर्ड स्टेटस था वो क्या था, नॉन रेजिडेंट। नेम ही हमको बता रहे हैं नॉन रेजिडेंट, यानी कि ना तो वो बेसिक को सेटिस्फाई कर रहा ना एडिशनल को, ना तो उसने बेसिक को फुलफिल किया ना एडिशनल को फुलफिल किया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमारा ऑर्डिनरी क्या है, देखो हम एक तो हमारा था, अब हमारी 3 वो हुई, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, बेसिक को भी एडिशनल को भी। ये एडिशनल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ बेसिक को सेटिस्फाई करेगा, और ना ये बेसिक को सेटिस्फाई कर रहा है और ना एडिशनल को सेटिस्फाई कर रहा है। रेजिडेंट क्या करेगा, एडिशनल को भी सेटिस्फाई करेगा, बेसिक को भी। ये किसको करेगा, सिर्फ बेसिक को करेगा, एडिशनल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ना ये एडिशनल को सेटिस्फाई करेगा और ना ही बेसिक को। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक इंडिविजुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम क्या है, रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अब फॉर अ कंपनी, एक कंपनी भी, अब हमने एक इंडिविजुअल का तो देख लिया, इंडिविजुअल तो हम नेचुरल पर्सन होते हैं, लेकिन कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि जिसको बर्थ किसने दिया है, इनकॉर्पोरेट कैसे हुई है, हमने सर्टिफिकेट से बर्थ हुआ है। जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, हमने उसे बनाया है। तो कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, वो कैसे हम डिस्कस करते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, एनीवन, यानी कि कोई एक चीज वो फुलफिल कर दे। जैसे एक कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, कि एक कंपनी इंडिया की रेजिडेंट कंपनी तब होगी इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, कि अगर वो इंडियन कंपनी है यानी कि इंडिया में काम कर रही है, और सेकंड इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, यानी कि उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो भी इंडिया में ही हो रहा है। अगर एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन कंपनी है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं हो रहा, तो भी वो क्या है, रेजिडेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ एनीवन को सेटिस्फाई करना है। दोनों में से, दोनों कंडीशन में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या बन जाएंगी, वो कंपनी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। एक फॉरेन कंपनी है लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो भी वो क्या होगी, इंडियन कंपनी होगी, क्योंकि हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में हमने क्या किया था कि उसमें कोई एक फुलफिल होती है, लेकिन एक कंपनी की अगर हम बात करें तो वो या तो रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है, उसमें NOR का कोई केस होता ही नहीं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो हो ही नहीं सकती। सो इसको तो आप भूल ही जाओ एक तरीके से कि हमारी कंपनी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है, कि ये तो होता ही नहीं। तो हमारे दो ही हो सकते हैं, या तो वो क्या हो सकती है, रेजिडेंट हो सकती है, और या क्या हो सकती है, हमारी नॉन रेजिडेंट हो सकती है। अब रेजिडेंट का मतलब है कि वो इनमें से किसी एक को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। और नॉन रेजिडेंट हमने किसमें, उसमें भी किया था, एक इंडिविजुअल में नॉन रेजिडेंट वही होगा जो कुछ भी फुलफिल ना करता हो। तो यही कि वो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वो हमारी क्या हो जाती है, नॉन रेजिडेंट हो जाती है। सो इसका मतलब कंपनी में हमारी क्या हो सकती है, रेजिडेंट हो सकती है और नॉन रेजिडेंट हो सकती है। अब रेजिडेंट क्या होगी, एनी ऑफ टू कंडीशन वो फुलफिल करेगी, और नॉन रेजिडेंट क्या होगी, दोनों में से कोई भी फुलफिल नहीं करेगी। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट फॉर अ कंपनी के बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि जो भी चीजें बच गई कि एक कंपनी नहीं हो, आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, आप कोई फर्म हो यानी पार्टनरशिप फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो यानी कि कुछ लोग इकट्ठा मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसमें कर्ता होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है,
फैमिली नहीं बिजनेस सा चला रखा है। वो फैमिली की पीढ़ी जैसे जैसे जुड़ती जाती है वो अपने आप मेंबर बनते जाते हैं। उनकी कोई ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट होगा, जैसे ही आपकी फैमिली में नया मेंबर बोर्न होता है वो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बन जाता है। सो ये तीनों चीजें हो सकती हैं, रेजिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ही सिर्फ केस आता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, वरना फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन सिमिलरली कंपनी जैसे ही हैं जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ही हो सकती हैं। अब रेजिडेंट क्या है? ऑल ऑफ आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्शली इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। यानी कि इनमें सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो एक ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, फर्म है, एसोसिएशन है, उसका जो पिछले साल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है अगर वो इंडिया में फुली रहा हो या पार्शली भी रहा हो तो इसका मतलब वो इंडियन रेजिडेंट है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं रहा इसका मतलब वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है। इसमें सिर्फ हमारी एक ही कंडीशन होती है, वो क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो प्रीवियस ईयर में हुआ है। अगर वो एक ही कंडीशन है तो एक तो फुलफिल करनी ही होगी क्योंकि हमारे पास है ही एक। तो रेजिडेंट कौन हुए? जो इसे फुलफिल करते हैं। नॉन रेजिडेंट कौन हुए? जो इसे फुलफिल नहीं करते। अब हमने शुरू में ही बोला था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इकलौती ऐसी है जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। अब वो क्या होती है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या होगा? जो अगर हमारा कर्ता है यानी कि जो फैमिली का मेन मेंबर है वो अगर हमारी बेसिक और एडिशनल कंडीशंस में से एडिशनल को फुलफिल नहीं करता, यानी कि अब ये बताओ फैमिली का कर्ता तो एक ह्यूमन बीइंग ही होगा, एक इंडिविजुअल ही होगा। तो बात समझ आई? एक इंडिविजुअल के लिए क्या थी हमारी? दो कंडीशंस थी, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। और वो कब था? नॉन ऑर्डिनरी वो कब हो जा रहा था? एक इंडिविजुअल नॉन ऑर्डिनरी तभी होगा जब वो एडिशनल को फुलफिल नहीं करता। तो सिमिलरली अगर हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता जो है वो हमारी एडिशनल एक इंडिविजुअल की एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि इसके अंदर भी हमारी क्या आ गई? क्योंकि हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता जो है वो एक इंडिविजुअल है, तो जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी जो बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस वही रिपीट होके आ गई एक इंडिविजुअल के लिए। क्योंकि जो हमारा इंडिविजुअल यानी कि जो हमारा कर्ता है वो क्या है? कर्ता एक इंडिविजुअल है और अगर इंडिविजुअल होगा तो उसे इन दोनों में से एक तो फुलफिल करनी होगी। अगर वो इंडिविजुअल जो है हमारा कर्ता रेजिडेंट है तो मतलब हमारी जो कंपनी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो भी रेजिडेंट है। लेकिन हमारा कर्ता अगर एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है इसका मतलब हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों में क्या होता है? एक ही कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाली तो हम रेजिडेंट हैं, अगर नहीं हो रही तो नॉन रेजिडेंट है। लेकिन सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है हमारी? क्या हो सकती है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और वो भी कब होगी? जब हमारा जो कर्ता है वो एडिशनल फुलफिल नहीं करता। ठीक है। नाउ अब हम क्या एक न्यूमेरिकल देखते हैं फिर हमें और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है श्री ओम प्रकाश ए इंडियन सिटीजन वॉज बोर्न इन यूके। यानी कि श्री ओम प्रकाश क्या है? इंडियन सिटीजन है जिनका बोर्न यानी कि बर्थ कहाँ हुआ था? यूके में। ही केम टू इंडिया व्हेन ही वाज ऑफ 12 years एज एंड वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज 25 year एज। यानी कि अब देखो उनका बर्थ कहाँ हुआ था? यूके में, लेकिन वो क्या है? इंडियन सिटीजन है। जब वो 12 साल के थे ना तब वो इंडिया आ गए थे और इंडिया से वापस उन्होंने रिटर्न कब गए? जब वो 25 साल के थे। यानी कि इस बीच में वो कहाँ रहे थे? इंडिया में ही रहे थे। ही लेफ्ट फॉर यूके इन May 2015। यानी कि May 2015 में वो यूके के लिए निकल गए यानी कि इंडिया से बाहर चले गए और कम बैक इन March 2018। अब हमें बताना है कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2018-19 है। तो ये मैंने आगे सोल्व कर रखा है, हम उसी को डिस्कस करते हैं। देखो हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो क्या बता रखा है? 2018-19। अगर असेसमेंट ईयर 2018-19 है इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 2017-18।
अब ये एक क्या है, एक इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल को क्या फुलफिल करनी थी, हमारी इंडिविजुअल के लिए दो चीजें थी, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। ये तो एनी वन और ये हमारी दोनों रिक्वायर्ड थी। अब हम उसी को डिस्कस करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर ये हो गया और असेसमेंट ईयर है 2018-19। अब प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा हो गया, इसका मतलब 17-18, और वो इंडिया से कब गया था, मई 2015 में, और कभी आया, मार्च 2018 में, यानी कि मार्च में आया है हमारे बिल्कुल लास्ट में। अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2018-19 है, इसका मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो गया, 2017-18। अब 17-18 में वो कब, देखो अब वो वापस कब आ रहा है, मार्च 2018 में। इन्होंने डेट मेंशन नहीं कर रही कि वो 1 मार्च को आया है, 2 मार्च को है, कब आया है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि चलो अगर वो 1 मार्च को भी आया है तो हमारा ईयर कब खत्म हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, यानी कि वो पिछले साल सिर्फ 30 दिन रहा, क्योंकि वो 15 में चला गया था। तो ना 16 में वो यहाँ था, ना 17 में यहाँ था, 18 में भी मार्च में आया लास्ट में। तो 17-18 यानी कि 17 में तो था ही नहीं, 18 में भी मार्च में आया, इसका मतलब सिर्फ मार्च में वो यहाँ था सिर्फ 30 दिन के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी बेसिक कंडीशन क्या थी, याद करो, रिपीट करके देखो, अपने माइंड में रिकॉल करो कि हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या थी, कि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहा हो, लेकिन वो कितने दिन रहा है, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन। इसका मतलब हमारी बेसिक कंडीशन फर्स्ट तो फुलफिल हुई नहीं। सेकंड हमारी क्या होती है बेसिक कंडीशन, कि पिछले साल में 60 दिन रहा हो, लेकिन वो तो 60 दिन भी नहीं रहा, 60 दिन वाली भी वो फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब जब हमारी कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं की जाती तो वो हमारा कौन बन जाता है, नॉन रेजिडेंट। अब हमने देखो इंडिविजुअल में क्या किया था, मैं यही लिख देती हूँ, रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और NRI। रेजिडेंट क्या था, जो एडिशनल और बेसिक दोनों फुलफिल कर रहा था। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी बेसिक तो फुलफिल कर रहा है लेकिन एडिशनल नहीं कर रहा, और ये दोनों ही नहीं कर रहा, यानी बेसिक तो होनी चाहिए, लेकिन हमने बेसिक दोनों ही देख ली, ना तो फुलफिल की जा रही है, यानी कि इकलौता NRI ही ऐसा है जो बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए श्री ओम प्रकाश क्या हो गए, NRI हो गए। देखो ये हमारा असेसमेंट ईयर। फर्स्ट वी विल लुक फॉर द बेसिक कंडीशन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बेसिक कंडीशंस इन इंडिया फॉर 182 डेज, कि वो 182 डेज रहना चाहिए। वो कभी वापस आता है, मार्च 2018 में आया, इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 31 दिन ही रहा है, इसका मतलब हमारी 182 डेज वाली फुलफिल नहीं हो रही। उसके बाद है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, कि वो कितने दिन रहा हो, 60 दिन रहा हो पिछले साल, वो 60 दिन भी नहीं रह रहा, इसका मतलब ये भी फुलफिल नहीं हो रही। इट मीन्स वो क्या है, NRI है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी कैरिंग। अब की बार हमें किसका देखना है, वो तो था इंडिविजुअल का, ये हमारा किसका हो गया, कंपनी का। कंपनी के लिए क्या थी, पहले वो याद कर लेते हैं। कंपनी का मतलब क्या, या तो वो इंडियन कंपनी हो तो वो रेजिडेंट है, या फिर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो रहा हो, इंडिया में। एक भी चीज अगर फुलफिल हो रही है तो वो हमारी क्या है, रेजिडेंट है। और इसका क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज इन ब्रिटिश अफ्रीका। इट इनकम अर्न अराइजिंग इन ब्रिटिश अफ्रीका इन प्रीवियस ईयर फॉर एक्सीड इट्स इनकम अराइजिंग इन इंडिया। अब आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा हो तो सिंपली उनकी पहली लाइन ही क्या है, एक्स लिमिटेड इज अ इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है इसका मतलब क्या हो गया, हमारी पहली ही कंडीशन फुलफिल हो गई, एक ही फुलफिल होनी थी। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ वो रेजिडेंट है, बिकॉज उन्होंने हमारी पहली जो है वो फुलफिल कर दी कंडीशन की वो एक इंडियन कंपनी है। फिर हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि उसकी अर्निंग कितनी है, उसे लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ यही देखना है कि उन दो कंडीशंस में से कितनी फुलफिल हो रही है। अगर वो इंडियन कंपनी वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इट मीन्स वो रेजिडेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेके चलते हैं, एबीसी कंपनी इज रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। एंड इट्स बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड इन इंडिया, लेकिन उसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो सारी कहाँ होती है, इंडिया में होती है, यानी कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। और हमारी कंडीशन क्या थी, या तो वो एक इंडियन कंपनी हो या उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया में हो रहा हो। अब वो इंडियन कंपनी तो नहीं है क्योंकि वो क्या है, एक पाकिस्तानी कंपनी है, लेकिन उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर हमारी एक भी कंडीशन फुलफिल होती है इसका मतलब वो हमारी क्या हो जाती है, रेजिडेंट हो जाती है। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt please mention in comment section. Thank you. Keep